हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी डिलीवर करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम के लिए फुली तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। आपके पास हर क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर होगा, उस आंसर को कैसे लिखना है आपको इसका अंदाजा हो जाए, और आपके पास कंप्लीट नोट्स के पैकेज हो जाए। शुरू करें सो आज का सेशन, चलो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ इन योर नोटबुक symbols to represent the following components। अब आपको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं सिंबल्स जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले आपको स्विच ऑफ पोजीशन बताना है, फिर आपको बताना है बल्ब क्या होता है, सेल स्विच ऑन पोजीशन पे क्या होता है, और बैटरी के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो रहता है कई सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के, कई सारे एलिमेंट्स को जोड़ के हम एक सर्किट बनाते हैं। अब हर सर्किट में हमने कुछ सिंबल्स दे दिए हैं जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना पाते हैं। अब आपको उन सिंबल्स को ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है स्विच इन द ऑफ पोजीशन। अब स्विच जब ऑफ होता है तो वो कुछ इस तरीके का होता है। क्या होता है? कुछ इस तरीके का क्या होता है? स्विच ऑफ पोजीशन। तो ये तो हो गया स्विच ऑफ पोजीशन। आई बात समझ में? फिर आते हैं बल्ब। तो बल्ब को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो बल्ब का सिंबल कुछ ऐसा रहता है। फिर आते हैं सेल पे। तो सेल क्या रहता है? एक लंबी लाइन रहती है जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक छोटी थिक लाइन रहती है जो नेगेटिव टर्मिनल रहता है। आई बात समझ में? तो ऐसे हम सेल बनाते हैं। अब हमें पता है बैटरी क्या चीज है। अगर हम एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर दे आपस में तो उसको हम बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ बैटरी को। अगर एक से ज़्यादा सेल हमारे कनेक्टेड हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। इज दैट क्लियर? अब बचा स्विच इन ऑन पोजिशन। अब ये याद रखना है, ये तो हो गया स्विच ऑफ पोजिशन। अगर स्विच ऑन हुआ तो हम दो डॉट्स को जोड़ देते हैं, दो डॉट्स को जोड़ देते हैं और इससे हम ये बताते हैं कि स्विच अभी ऑन है, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इससे हम ये बताते हैं कि स्विच अभी ऑन है और सर्किट कंप्लीट हो गया। इससे हम बताते हैं स्विच अभी ऑफ है, सर्किट इनकम्प्लीट है। ये बल्ब के लिए यूज़ करते हैं, ये एक सेल के लिए यूज़ करते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, एक बड़ी लंबी लाइन और एक छोटी थिक लाइन रहती है। नाउ अगर एक से अधिक सेल को साथ कनेक्ट कर ले तो वो बैटरी कहलाता है। तो ऐसे हम बैटरी बताते हैं। और अगर स्विच ऑन रहता है तो कुछ इस तरीके का सिंबल रहता है। आई बात समझ में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नाउ इसका डायग्राम भी है मेरे पास, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है स्विच ऑफ पोजीशन, ठीक है? आई बात समझ में? ये है स्विच ऑफ पोजीशन, ये बैटरी का सिंबल, ये एक स्ट्रेट लाइन एक वायर का सिंबल रहता है, ये एक ही इलेक्ट्रिक सेल का जहाँ पे एक लंबी लाइन और एक मोटी थिक लाइन रहती है। इसको हम बल्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हम स्विच ऑन पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, draw the circuit diagram to represent the following figure in 10.21। अब यहाँ पे जो फिगर है 10.21,
इसको जो भी हमने सिंबल्स पढ़े थे उन सिंबल्स को इस्तेमाल करके इस सर्किट को कंप्लीट करना है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है एक बल्ब, इज दैट क्लियर? बल्ब जो कनेक्टेड है सेल से। अब ये किसके लिए रहता है? वायर के लिए। अब ये कनेक्टेड है सेल से, तो यहाँ पे एक ही सेल है, तो यहाँ पे हम एक ही सेल बनाएंगे। नाउ ये कनेक्टेड है किससे? एक स्विच से जो अभी ऑफ पोजीशन पे है। जो कैसा है? अभी ऑफ पोजीशन पे है। वापस से हम बल्ब के दूसरे एंड से वायर को कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। आई बात समझ में? अगर इसे लेबल करें तो ये हो गया हमारा बल्ब, ये हो गया हमारा सेल, एंड दिस इज स्विच ऑफ पोजीशन। क्या है ये? स्विच ऑफ पोजीशन। अभी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। अभी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही स्विच को हम ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। आई बात समझ में? चलिए ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम था ना? बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी बात पे हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 3। फिगर 10.22 शोज 4 सेल फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। अब यहाँ पे फिगर आपको ये बता रहा है कि 4 सेल बोर्ड से फिक्स्ड है। आई बात समझ में? चलो अब आपको ड्रॉ करनी है लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स। अब आपको वायर्स की मदद से, वायर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन से। तो अब आपको यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके ये बताना है कि हम इनको कनेक्ट करके बैटरी कैसे बनाएंगे और ये फंक्शनिंग कैसे करेंगे। सो बिफोर मैं आपको वायर का कनेक्शन बताऊं, आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट जानना है। वो ये है कि जब भी एक से ज़्यादा सेल हम साथ जोड़ते हैं, हमेशा याद रखना positive terminal is connected to the negative terminal of the other cell. Positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the other cell. Is connected to negative terminal of the other cell. Is that clear? इतना समझ आया? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का साथ कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। अब इसी को वाइस वर्सा कर दो, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि हमेशा ऑपोजिट टर्मिनल्स हम साथ में कनेक्ट करते हैं। इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो जहां पे पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव को जोड़ दो, जहां नेगेटिव है उसके साथ में पॉजिटिव को जोड़ दो। आई बात समझ में? इस कंसेप्ट को याद रखोगे तभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आपको इन 4 सेल का क्या बनाना है? बैटरी बनाना है। तो आपको वायर से जोड़ना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके से हम वायर से जोड़ेंगे। सबसे पहले हमारी वायर हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करी, नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। यहाँ पे नेगेटिव को इसके नेगेटिव से नहीं जोड़ेंगे, यहाँ के नेगेटिव को जोड़ेंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। उसी प्रकार से हम नेगेटिव टर्मिनल इस सेल का दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ज्वाइन करते जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे अगर हमने जोड़ा तो वो अगला वाला पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इससे आपको बस ये याद रखना है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव जोड़ोगे, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव जोड़ोगे। आई बात समझ में? चलो नाउ आगे बढ़े, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.23। अब यहाँ पे जो बल्ब है इस फिगर में वो नहीं जल रहा, ठीक है, इज नॉट ग्लोइंग। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? क्या आप प्रॉब्लम को पता लगा सकते हो कि क्यों ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा?
और मेक अ नेसेसरी चेंजेस। और अगर आपने प्रॉब्लम का पता लगा लिया तो अब जो भी चेंज होने हैं इस सर्किट में वो आपको करने हैं ताकि बल्ब जलने लगे। बेसिकली आपको बल्ब को जलाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से बल्ब नहीं जल रहा। आपको उस प्रॉब्लम को फिगर आउट करना है, करेक्ट करना है ताकि ये बल्ब ग्लो करने लगे। चलो देखते हैं। अब बल्ब भी लगा है, स्विच भी ऑन है, तो बैटरी यानी कि सेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? अरेंजमेंट का गड़बड़ है। मैंने अभी आपको क्या कंसेप्ट बताया था? मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हमेशा नेगेटिव टर्मिनल हम जोड़ते हैं किससे? पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव साथ जुड़े हुए हैं तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साथ हैं जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा और इसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम हमें मिल गई, प्रॉब्लम मिल गई। अब जल्दी से आ जाओ, इसका सॉल्यूशन बता दो। प्रॉब्लम मिल गई। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जुड़े हुए हैं इसलिए करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। आप इनके टर्मिनल्स को चेंज कर दो ताकि करंट फ्लो करने लगे, बल्ब भी ग्लो करने लगेगा। तो आ जाओ करते हैं ऐसा, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे हम दो सेल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम दो सेल्स बनाते हैं और यहाँ पे हम सेल्स को ध्यान रखते हैं। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ आया? यहाँ पे दोनों ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड होने चाहिए। अब जोड़ दो इस सर्किट को। ये रहा स्विच और ये रहा मेरा बल्ब। जैसे ही ये रहा मेरा स्विच और ये रहा मेरा बल्ब, जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये बल्ब अब ग्लो होने लगेगा। अब ये बल्ब ग्लो होने लगेगा क्योंकि जो मिस्टेक थी वो थी दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर आपको एक बैटरी बनानी है तो नेगेटिव टर्मिनल शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। आई बात समझ में? चलो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ देख लेते हैं हम डायग्राम भी। तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड ऑलवेज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। आई बात समझ में? चलो और करंट फ्लो हमेशा कैसे करेगा? इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए नाउ नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पढ़े थे हमने, लेकिन आपको यहाँ पे दो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना है। क्या है वो? सबसे पहला इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम क्या यूज करते हैं? जिसको हम यूज करते हैं अपनी आयरन में। जो घरों में कपड़े हम इस्त्री कर पाते हैं, प्रेस कर पाते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमने आयरन के जो कॉइल्स हैं उसको इतना हीट अप कर दिया, जब भी करंट पास हुआ वो कॉइल्स इतना हीट अप हो गए और वो जब आयरन को पास ऑन करते हैं अपनी हीट जो जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आयरन हमारे इजीली कपड़े को स्ट्रेट कर पाते हैं। आई बात समझ में? अगर हमारा बल्ब जल रहा है तो वो क्यों जल रहा है? बल्ब इसीलिए ग्लो करता है क्योंकि बल्ब में जो फिलामेंट प्रेजेंट रहता है उसको हम इतना ज्यादा करंट पास करके इतना ज्यादा हीट अप कर देते हैं कि वो हीट इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो साथ ही साथ लाइट एनर्जी एमिट करता है। तो यहाँ पे हमने करंट को पास करा है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हमने क्या प्रोड्यूस करा? हीटिंग इफेक्ट। और उस हीटिंग इफेक्ट से हम कई सारी चीजें बनाते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल है हमारे हीटर का। आपने नोटिस करा होगा हीटर के अंदर भी कॉइल रहती है जो ब्लड रेड रहती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी हीट अप हो जाती है, इतना हीट अप हो जाती है कि वो गर्मी देती है ना, और हमें ठंड में गर्मी तो चाहिए, तो हीटर भी इस कंसेप्ट पे बना है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज करते हैं घरों की आयरन्स में, देन बल्ब्स में, देन हीटर्स में। आई बात समझ में? दूसरा इफेक्ट कौन सा है? दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या हुआ?
अब यहाँ पे हमने करंट को पास करके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दिया। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट से और वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का पास करना बंद कर देंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट को छोड़ देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी पास करके, इलेक्ट्रिक करंट पास करके एक ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेट बना देते हैं। जैसे ही करंट हटा देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। और ये कंसेप्ट हमने कहाँ यूज करा, इलेक्ट्रिक बेल में। ये कंसेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में। उसके बाद हम कई सारी क्रेन्स में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम कूड़े, जंक वंक से, मेटालिक, मैग्नेटिक जितनी भी चीजें होती हैं उनको इस मैग्नेट से अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर हम अपने आई के ऑपरेशंस में कई बार कुछ लोगों के आंखों में छोटे छोटे मेटल के पीसेस चले जाते हैं, तो उनको हम आई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से वो रिमूव कर पाते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस है किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? चलिए नाउ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire, जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास होता है तो वो वायर हीट हो जाती है और उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो करेंगे वो हीट अप हो गई, और इस हीटिंग अप को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिकल हीटर में, बल्ब में और अपने घरों की आयरन में। आई बात समझ में? नाउ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होगा, जब भी हम एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और वो वायर मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यही अगर आप वायर से इलेक्ट्रिक करंट हटा देंगे तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करना छोड़ देगी, और ये जो मैग्नेट है इसको हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई बात समझ में? चलिए, ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, पावर लिफ्ट्स में। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। When the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from the north-south position. Explain. So students, ये एक्सपेरिमेंट क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने दिया था, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट को डिस्कवर करा था। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बस एक नॉर्मल सी वायर ली। ठीक है, एक वायर ली और इस वायर के साथ उन्होंने कंपास प्लेस कर दिया। कंपास क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा, कंपास में ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। तो कंपास एक डिवाइस होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन बताता है। आप इसको पूरे रूम में ऐसे रोटेट करके देख सकते हो कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। अब इन्होंने ये जो वायर ली, इस वायर से उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास करा। क्या पास करा, उन्होंने पास करा इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास करा, अब ये जो वायर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ये एक्ट करने लगा एज अ मैग्नेट। क्या करने लगा, अब ये वायर एक्ट करने लगा, ये जो वायर है ये एक्ट करने लगा एज अ मैग्नेट। आई बात समझने? और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एकदम चारों तरफ है। क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है। चलो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो वायर है, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ये क्या प्रोड्यूस करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करने लगा, ये प्रोड्यूस करने लगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वायर स्टार्ट करता है एक्ट करना, एक्ट एज अ मैग्नेट। क्या करता है, अब ये एक्ट करने लगता है एज अ मैग्नेट। अभी हमने इसके पास एक कंपास रखा था। क्या रखा था, एक कंपास रखा था, जो कि एक डिवाइस था जो नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में बताता था। जैसे ही हमने करंट को पास करा, ये जो कंपास है ये किससे बना है, ये भी तो टाइनी मैग्नेट से बना है।
ये भी तो टाइनी मैग्नेट से बना है, तो अब ये वायर एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से ये कंपास भी डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। आई बात समझ में? इस कंसेप्ट को उन्होंने यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट डिस्कवर करा, जिससे हमें ये पता चला कि वायर से जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने लगती है, वो एक्ट करने लगता है एज अ मैग्नेट। और ये कंपास जो बिल्कुल सीधा खड़ा था, स्ट्रेट खड़ा था, लेकिन जैसे ही इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगेगी, ये भी तो मैग्नेट है, तो इसीलिए ये अपने आप में डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि इसे फ्लिकर करना शुरू कर देगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये वायर मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगी है। अब आप जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हटा दोगे ना, ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट ने क्या इफेक्ट शो करा? इलेक्ट्रिक करंट ने शो करा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या शो करा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? तो ये हमें प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो करंट कैरिंग वायर है, जैसे ही उस पर करंट फ्लो हुआ, उसने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के आसपास हम कंपास को लाए, कंपास भी टाइनी मैग्नेट से ही बना है, और उन दोनों ने आपस में, टाइनी मैग्नेट और बिग मैग्नेट ने इंटरैक्ट करा, जिसकी वजह से कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई। When the current is switched off, जैसे ही करंट स्विच ऑफ हो गया, ये कंपास की जो नीडल है वो अपनी पोजीशन पे जाके वापस से खड़ी हो गई, स्टिल हो गई। और जब मैग्नेट, और इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट बंद हुआ था, इसीलिए मैग्नेट में जो टाइनी मैग्नेट थे कंपास के, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। यहीं अगर वापस से आप इलेक्ट्रिक करंट दे दोगे वायर को, तो ये वापस से डिफ्लेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, चलिए Question number 7. Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 10 is closed? यानी कि क्या ये जो कंपास है जो इस बॉक्स के अंदर है, जैसे ही ये स्विच, अभी ये स्विच ओपन है, जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा, तो क्या ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? अब आप मुझे एक कंसेप्ट बताइए कि जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करेगा तो ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगी। पहली बात। दूसरी बात, इस सर्किट में कुछ मिसिंग है। जल्दी से मुझे फिगर आउट करो कि इस सर्किट में क्या मिसिंग है। इस सर्किट में मिसिंग है सेल। क्या मिसिंग है? सेल। सेल या बैटरी नहीं है। तो अगर हम ये स्विच को क्लोज कर देंगे, और ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब ये सेल प्रेजेंट होंगे। बैटरी से कनेक्टेड होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर बैटरी ही नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। सो इसका आंसर क्या होगा कि ये नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए। नाउ No, the compass needle does not show deflection when the circuit is closed and the magnetic field is not created, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन कंपास नीडल शो करेगी। आई बात समझ में? तो कोई भी डिफ्लेक्शन कंपास नीडल शो नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट डैश टर्मिनल। अब हमें पता है सेल में एक लंबी लाइन होती है, एक छोटी थिक लाइन होती है। अब ये जो लॉन्गर थिन लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी मोटी थिक लाइन रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल। आई बात समझ में? So the combination of two or more cell is called, यहीं अगर मैं एक और सेल को साथ जोड़ दूं या एक से ज्यादा सेल को साथ जोड़ दूं तो क्या कहेंगे? बैटरी। ठीक है। Now when the current is switched on in a room heater, it is, जल्दी से बताओ,
इट बिकम्स हॉट। क्यों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? द सेफ्टी डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट इज नोन एज, कौन बताएगा? फ्यूज। आई बात समझ में? चलो, नाउ mark true if the statement are true, mark false if the statement is false। अगर सही है तो true बताओ, अगर statement गलत है तो false बताओ। अब पहले में आपको given है, यहां से आ जाते हैं, to make a battery of 2 cells। अभी आपको बैटरी बनानी है 2 cells की मदद से। The negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell। क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो ये तो फॉल्स हो गया। आई बात समझ में? चलो, सेकंड है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो जो फ्यूज वायर होती है वो मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देती है, जो कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि वो हीट अप होके आग ना कैच करे, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो फ्यूज एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड हो जाता है सर्किट में, वो अपने आप मेल्ट होके फ्यूज हो जाती है। तो बिल्कुल सही चीज बोल रहे हैं ये। आई बात समझ में? चलिए, नाउ सी कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। फॉल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। मैग्नेटिज्म शो कर रहा है तो आयरन को तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहां पे फॉल्स आएगा। चलो, लास्ट है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट लेके ही इलेक्ट्रिक बेल बनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ट्रू। तो ये रहे आपके सारे आंसर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट हम आगे के क्वेश्चंस पे फर्दर मूव करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। अब आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लास्टिक बैग को गार्बेज से अलग कर पाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब यहां पे कचरा पड़ा है, ये रहा कचरा। अब अगर ये कचरा पूरा का पूरा प्लास्टिक है तो क्या मैग्नेट प्लास्टिक को अट्रैक्ट करेगा? हाँ या ना? बिल्कुल ना। मैग्नेट प्लास्टिक को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर अगर मैग्नेटिक या आयरन का कोई भी मटेरियल होता तो वो तुरंत अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन इस प्लास्टिक को वो नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो जिस गार्बेज में प्लास्टिक बैग्स हैं उसके लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही अगर मैग्नेटिक मटेरियल होता, आयरन मटेरियल होता, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए, सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है वो एकदम बार मैग्नेट की तरह रहता है, जो अट्रैक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ आयरन और मैग्नेटिक पीसेस को। आई बात समझ में? वो प्लास्टिक को नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे इस्तेमाल करोगे प्लास्टिक बैग्स के गार्बेज से अलग करने में? बिल्कुल सही बात है ना? तो समझ गए? चलो, अब इसी बात पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Question number 11, an electrician is carrying out some repairs in your house। एक इलेक्ट्रिशियन है जो आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग कर रहा है। He wants to replace a fuse by a piece of wire। जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज रहता है उसको वो एक वायर की मदद से रिप्लेस कर रहा है, मतलब बदलना चाहता है। Would you agree? Give reason for your response। क्या आप एग्री करोगे? तो फ्यूज सबसे पहले क्या होता है? फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो सेफगार्ड करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। जैसे ही फ्यूज एक स्पेशल मटेरियल से बना रहता है, जैसे ही बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ये फ्यूज तुरंत ही अपना मेल्ट करके फ्यूज हो जाता है ताकि वो अप्लायंस जलने से पहले ही इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए और वो अप्लायंस जलने से पहले ही बच जाए। आई बात समझ में?
सो दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल मटेरियल विच मेल्ट क्विकली, ये एकदम से तुरंत मेल्ट हो जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं सर्किट को जब भी कोई लार्ज करंट पास होता है। आई बात समझ में? क्योंकि हर सर्किट की एक लिमिट होती है करंट की, अगर उस करंट की लिमिट से एक्सीड हो जाए करंट, तो वो क्या करता है, फ्यूज तुरंत मेल्ट होके ब्रेक कर देता है सर्किट, ताकि आग लग सकती है, अप्लायंस बर्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी दुर्घटना होने से पहले फ्यूज मेल्ट होके सर्किट को ओपन कर देता है, सर्किट बंद कर देता है। आई बात समझ में? If the electrician does not use proper fuse wire, अगर इलेक्ट्रिशियन प्रॉपर फ्यूज वायर का इस्तेमाल ना करे, इंस्टेड कोई ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक वायर यूज कर दे, फ्यूज वायर एक स्पेशल मटेरियल होता है, एक स्पेशल टाइप होता है, अलग अलग तरीके के फ्यूजेस आते हैं। तो अगर आपने स्पेशल फ्यूज वायर का इस्तेमाल नहीं करा, कोई नॉर्मल सी ऑर्डिनरी वायर का इस्तेमाल कर दिया इलेक्ट्रिशियन ने, तो वो ओवर हीटिंग की वजह से फायर कैच कर लेगी और भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक सर्किट में हो सकती हैं। उस वायर से एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा और उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपके अप्लायंस जल सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं। और इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हमेशा स्टैंडर्ड फ्यूज वायर और एमसीबी का ही इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आई बात समझ में? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, जुबैदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जुबैदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था यूजिंग अ सेल होल्डर। अब ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाता है, ऐसा सेल होल्डर आप खरीद के ला सकते हैं और जुबैदा के साथ साथ आप भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जुबैदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट और यूजिंग अ सेल होल्डर, स्विच एंड अ बल्ब। अब सेल होल्डर है, स्विच है और बल्ब है। When she put the switch on position, जब वो स्विच को ऑन पोजिशन में रखती है तो बल्ब ग्लो नहीं करता, जबकि बल्ब को ग्लो करना चाहिए स्विच ऑन पोजिशन पे, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता। हेल्प जुबैदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करी है जुबैदा ने, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करा। अब यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं सेल का, वो भी बिल्कुल सही है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे गलती तो नहीं है सेल की अरेंजमेंट में। फिर क्या गलती हो सकती है, तो ये फिगर आउट करते हैं। चलिए, सो पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि जो बल्ब जुबैदा यूज कर रही है वो फ्यूज हो, वो खराब ही हो, ठीक है, वो कोई डिफेक्टिव बल्ब हो, या जो सेल वो कनेक्ट कर रही है वो आपस में प्रॉपरली कनेक्ट ना हो, उनके बीच में कोई गैप हो, या यहाँ पे बहुत ही लूज कनेक्शन हो, ये जो उसका होल्डर है वो अच्छा ही ना हो, वर्क ही ना कर रहा हो, स्विच जो है वो फंक्शनिंग ना हो, जो स्विच ऑन कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट ही नहीं कर रहा, सर्किट को कंप्लीट ही नहीं कर रहा, हो सकता है जो स्विच है वो खराब हो, या हो सकता है जो सेल जुबैदा इस्तेमाल कर रही है वो ड्राई है, खराब है, डिफेक्टिव है, तो इसीलिए सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, करंट पास ही नहीं हो रहा। आई बात समझ में? तो ये सारे प्रोबेबल रीजंस है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.25। अब यहाँ पे जो आपको सर्किट शोन है, यहाँ पे आपको बताना है वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन। जब स्विच ऑफ पोजिशन पे है तब कोई भी बल्ब ग्लो करेगा। क्या ए ग्लो करेगा, बी ग्लो करेगा, सी ग्लो करेगा? जब भी स्विच ऑफ पोजिशन पे है तो उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे स्विच ऑफ पोजिशन पे है तो इसका मतलब नो इलेक्ट्रिक करंट, और कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो यहाँ पे कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं नन। यहाँ पे कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि स्विच ऑफ है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। यहीं अगर आपसे पूछा जाए what will be the order in which A and B and C will glow if the bulb is moved to on position। अब आपको बताना है क्या ऑर्डर होगा, ए वाले का जल्दी जलेगा या बी जल्दी जलेगा या सी जल्दी जलेगा जैसे ही स्विच ऑन होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही स्विच ऑन हुआ
वो इतनी जल्दी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता ए पहले चलेगा, बी पहले चलेगा, सी पहले चलेगा, ये साइमल्टेनियसली जल जाते हैं। आई बात समझ में? चलो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले का, जब ऑफ पोजीशन पे हो तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट अभी कंप्लीट ही नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब स्विच ऑन होता है तब सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और सारे ही बल्ब अपने आप इंस्टेंटली जल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ए पहले चलेगा, बी पहले चलेगा, सी पहले चलेगा, अपने आप ही सारे बल्ब इंस्टेंटली ग्लो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में फ्लो कर जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, सो ये रहा हमारा आंसर 13 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ले लिया? चलिए, नाउ इसी के साथ हमने फिनिश कर लिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं, और ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।